हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेस। हम 1.2 तक का काम कर चुके थे। आज देखिए इसके आगे क्या करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। सब स्पेसेस का लीनियर सम क्या होता है। अब सब स्पेसेस का लीनियर सम लेने की बात करें, इसका मतलब हमारे पास सब स्पेसेस अवेलेबल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इफ़ W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। W1 W2 दो सब स्पेस ले लिए इसके, देन वी डिफाइन द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 एज W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू स्मॉल w1 प्लस स्मॉल w2 such that W1 belongs to capital W1 and W2 belongs to capital W2। अब इसका लीनियर सम कैसे डिफाइन होगा, सम एलिमेंट ऑफ कैपिटल W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ कैपिटल W2, जहाँ पे W1 आपका वही W1 से आ रहा है, W2 W2 से आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर सम। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ होगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे करा रही हूँ। हमने क्या किया, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया कैपिटल W1 से, ठीक है, और ज़ीरो, अब W1 W2 क्या सब स्पेस है, तो ज़ीरो तो बिलोंग करेगा इनमें, तो मैंने ज़ीरो क्या ले लिया, W2 से ले लिया। अब W1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना W1 प्लस ज़ीरो, जहाँ पे W1 मेरा W1 से आ रहा है और ज़ीरो कहाँ से आ रहा है, W2 से। तो मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका लिया, W1 का लिया, बिलोंग कहाँ करवा दिया, W1 प्लस W2 में। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा सबसे इजी मेथड क्या होता है एक सेट को दूसरे सेट में कंटेन करवाने का, कि एक सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करवा दो। इसका मतलब ये पूरा सेट किस में कंटेन हो गया, W1 प्लस W2 में। सिमिलरली मैं ले सकती हूँ, मैंने लिया W2 बिलोंग्स टू W2, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया W2 का, और ज़ीरो ले लिया मैंने कहाँ से, W1 से। मैं W2 को लिख सकती हूँ ज़ीरो प्लस W2, जहाँ पे ज़ीरो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, W1 से, और W2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, W2 से। अब ये आ गया ना उसी फॉर्म में, सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2, तो ये कहाँ चला जाएगा, W1 प्लस W1 और W2 के लीनियर सम में चला जाएगा। ये एलिमेंट आया कहाँ से था, W2 से आया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने W2 से उठाया, बिलोंग कहाँ करवा दिया, W1 प्लस W2 में। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये सेट हमारा किस में कंटेन हो जाएगा, इस सेट में। यहाँ पे हमने W1 को कंटेन करवाया पहले, फिर W2 को कंटेन करवाया। अगर दो सेट किसी सेट में कंटेन हो रहे हैं तो उनकी यूनियन भी कंटेन होगी, तो W1 यूनियन W2 कहाँ कंटेन हो गया, W1 प्लस W2 में। ठीक है, इसका यूज़ होगा आगे वाली थ्योरम में। अब ये वाली थ्योरम बिल्कुल सब स्पेस प्रूव करने वाला, आप बहुत कुछ कर चुके हो, तो ये वाली थ्योरम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपके लिए छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको करोगे नहीं, आप लोग एक बार इसको अपने आप पढ़ के देखोगे, बिल्कुल सिंपल है। पिछले जो एग्जाम्पल्स किए उन्हीं के जैसी ही आया थ्योरम्स की हैं। ठीक है, अब ये थ्योरम, पहले इस थ्योरम को करने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, पहले वो पता होनी चाहिए। सब स्पेस जनरेटेड बाय अ सेट। ठीक है, डेफिनेशन किसके, सब स्पेस जनरेटेड बाय अ सेट। अब इसके अंदर आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो क्या क्या इन्वॉल्व होगा। वेक्टर स्पेस के अंदर हमारा काम चल रहा है, तो एक तो वेक्टर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी हमें, सब स्पेस की बात हो रही है तो एक सब स्पेस की रिक्वायरमेंट है हमारी, जनरेटेड बाय अ सेट, और एक तीसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, किसकी रिक्वायरमेंट है, एक सेट की, कि किसी भी सब स्पेस को कब बोलेंगे कि वो एक सेट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, V कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर F ले लिया, S हमने कोई सबसेट ले लिया V का, वही वाला सेट हमारे पास, वेक्टर स्पेस लिया, सेट लिया, फिर क्या लिया, W एक सब स्पेस लिया V का। ठीक है, इस W को हम बोलेंगे जनरेट हो रहा है किससे, जनरेटेड बाय अ सेट है ना, तो जनरेट किससे करेंगे, सेट हमने क्या लिया, S लिया। This W is generated by S if W is the smallest subspace of V। W को स्मॉलेस्ट सबस्पेस होना पड़ेगा V का, कैसे होना पड़ेगा, कंटेनिंग S, जो S को कंटेन करता हो। मतलब S को कंटेन करने वाले मान लो बहुत सारे सबस्पेस हैं, लेकिन W को उन सारे सबस्पेसेस में सबसे स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि ये जो W सब स्पेस है किससे जनरेट हो रहा है, S से, और हम लिखेंगे कैसे, W इज़ जनरेटेड बाय S। आपने ग्रुप वाले उसमें पढ़ा होगा बुक में कि कोई सेट अगर किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, मान लो H मेरा किसी एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अब सब स्पेस मेरा किसी सेट से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ सब स्पेस आ जाएगा,
और इस एलिमेंट की जगह पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, वो सेट आ जाएगा। ठीक है, ये थी डेफिनेशन सबस्पेस जनरेटेड बाय अ सेट की। कोई वेक्टर स्पेस लिया, उसका एक सबसेट लिया, फिर वेक्टर स्पेस का सबस्पेस लिया, उस सबस्पेस को हम बोलेंगे जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर सेट इफ W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। अगर W सबसे छोटा सबस्पेस हो जो उस सेट को कंटेन कर रहा है तो वो बन जाएगा सबस्पेस जनरेटेड बाय सेट, और ऐसे हम डिनोट करेंगे। अब देखो थ्योरम क्या है हमारे पास, द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय यूनियन ऑफ W1 एंड W2। W1 और W2 का जो लीनियर सम है, लीनियर सम क्या होता है, W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस। अब सबस्पेस का काम कौन कर रहा है, W1 प्लस W2। वेक्टर स्पेस कौन है, V ओवर F। अब वो सेट आने की बारी है हमारी, वो सेट कौन सा होगा जिससे ये जनरेट हो रहा होगा, यूनियन ऑफ W1 एंड W2। तो S की जगह किसने ले लिया है, W1 यूनियन W2 ने। तो हमें प्रूव क्या करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है, पहले तो उस सेट को कंटेन करवाना होता है ना, किसमें, जिस सबस्पेस को आपने प्रूव करना है। तो अभी मैं पीछे प्रूव किया ही था हमने कि W1 कंटेन होता है W1 प्लस W2 में, यहाँ पे प्रूव करके दिखा देना जो हमने यहाँ पे किया था अभी कि W1 कंटेन होता है W1 प्लस W2 में। ठीक है, W1 कंटेन करके दिखा देना पीछे वाले उससे, W2 भी कंटेन करके दिखा देना। अगर दो सेट किसी नए सेट में चले गए तो उनकी यूनियन भी चली जाएगी। अब यूनियन कंटेन तो हो गई है, ठीक है, लेकिन मुझे किसको कंटेन करवाना है, इस जनरेटेड वाले सेट को। अब देखो 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 एक बार और अच्छे से बता देती हूँ, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है ना, दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने का क्या मीनिंग होता है, सबसे इजी मेथड क्या होता है, इसको इसके अंदर कंटेन करा दो, इसको इसके अंदर कंटेन करा दो। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस पूरे सेट को इसके अंदर कंटेन करवा रहे हैं। ठीक है, अभी तक मेरा क्या हुआ, W1 यूनियन W2 कंटेन हुआ है W1 प्लस W2 में, लेकिन मुझे क्या करवाना है, W1 यूनियन W2 से जनरेट होने वाला सेट कंटेन कराना है इसमें। ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए कि W1 यूनियन W2 क्या है और उससे जनरेट होने वाला सेट क्या है। अब मुझे पता है W1 यूनियन W2 से जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो क्या होगा, यही तो होगा, यही जनरेट वाला सेट, और वो क्या है, W1 यूनियन W2, दिस सेट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग दिस। अब मैं कह सकती हूँ ना, अगर मुझे स्मॉलेस्ट सबस्पेस की बात करनी है कि इस A को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सबस्पेस कौन सा है, यही तो है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जो इस W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है, और W1 प्लस W2 भी एक सबस्पेस है जो इसको कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सबस्पेस इसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, और ये सबस्पेस खुद इसमें कंटेन है, और ये सबसे छोटा सबस्पेस है, तो ये ऑटोमेटिकली किसके अंदर कंटेन हो गया, W1 प्लस W2 में। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, इस सेट को इसके अंदर कंटेन करवा दिया। अब मेरा काम क्या रह गया, इस सेट को इसके अंदर कंटेन करवाना। ठीक है, अब हमने क्या लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, कहाँ से, W1 प्लस W2 से। अब आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका कैसा दिखाई देगा, सम एलिमेंट ऑफ दिस प्लस सम एलिमेंट ऑफ दिस। तो हमने क्या ले लिया, W1 से ले लिया, W2 से ले लिया, तो ये U कैसा दिखाई दे रहा है, W1 प्लस W2 की फॉर्म का। अब W1 मेरा कहाँ से आ रहा है, W1 से, W2 कहाँ से आ रहा है, W2 से। और यूनियन में कोई एलिमेंट कब जाता है, जब किसी भी एक सेट में बिलोंग करे वो एलिमेंट, या दोनों सेट में बिलोंग करे। अब W1 किसी एक में तो जा रहा है ना, और W2 भी किसी एक में जा रहा है, तो मैं कह सकती हूँ W1 और W2 इसकी यूनियन में चले जाएंगे। ठीक है, अब W1 प्लस W2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2 लिख सकती हूँ। अब मैंने क्या किया, ये U इज इक्वल्स टू चल रहा है ना मेरा, कि इस U को कहाँ से आया था, ये W1 प्लस W2 से, इसके एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को मैंने W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। मतलब इसके एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को इसके इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इस सेट का हर एक एलिमेंट दिखाई कैसे देता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ग्रुप रिंग में पढ़ा होगा। मान लो
मैं ये बात करती हूँ कि एक सेट मेरे पास ही है, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट कैसा होगा, ए के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही होगा। तो ऐसे ही इस सेट का हर एक एलिमेंट कैसा होगा, इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म का होगा। इसका मतलब हमने क्या किया, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया उसको। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जैसे ही वो एक्सप्रेस हुआ, वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, W1 यूनियन W2 जनरेटेड सेट में। यहाँ से एलिमेंट उठाया, यहाँ बिलोंग करवा दिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाया था ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये सेट कहाँ कंटेन हो गया, इसके अंदर कंटेन हो गया। ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि ये सेट इसमें कंटेन है, अब ये प्रूव कर दिया कि ये इसके अंदर कंटेन है, तो हमारे पास प्रूव क्या हो गया कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। इस थ्योरम को एक बार रिपीट करके आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना, ठीक है, और कोई डाउट हो तो साथ के साथ पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीछे हमने क्या पढ़ा था, लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस, अब है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। A vector space V is said to be direct sum of its two subspaces W1 and W2 if every V belongs to capital V can be uniquely expressed as this। लीनियर सम में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आप एक ही वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, वहाँ पे था कि आप 2 3 4 जितने मर्जी वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट सम में क्या कंडीशन आ गई है कि हर एक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस होगा इस लीनियर सम टाइप की फॉर्म में, ठीक है। तब वो बन जाएगा, वी बन जाएगा डायरेक्ट सम किसका, W1 और W2 का। और नोटेशन क्या रहेगी, V इज इक्वल टू W1, ये सर्कल में प्लस का साइन, प्लस W2, ठीक है। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि डायरेक्ट सम कैसे दिखता है हमें। हमने V क्या ले लिया, V3/R वेक्टर स्पेस, और W1 कैसा सब स्पेस ले लिया, AB0, जहाँ पे AB आपके R से बिलोंग कर रहे हैं, और W2 कैसा ले लिया, 0 0 C। आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसका ABC उठाओ, वो आप लिख पाओगे इसके एलिमेंट के फॉर्म में प्लस इसके एलिमेंट के फॉर्म में। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, इसके अलावा इसको आप किसी और तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते कि इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट हम लिख पाएँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी हो गया, यूनिक हो गया, और आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने उठाया था, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो V3 क्या बन जाएगा, इन दोनों का डायरेक्ट सम, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये है, एक W1 ये ले लिया, W2 ये ले लिया, इसको ट्राई करके देखा, ABC हमने लिया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इससे बिलोंग कर रहा है और ये इससे बिलोंग कर रहा है, और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इससे बिलोंग कर रहा है और ये इससे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या हमारे पास आ रहा है कि V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो रहा है और इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो रहा है। सम करके देखोगे यही आएगा, सम करके देखोगे यही आएगा। तो इसका मतलब क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये इन दोनों का डायरेक्ट सम है, ये वेक्टर स्पेस इन दोनों का डायरेक्ट सम है? नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या थी कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये लीनियर सम तो बन जाएगा। लीनियर सम में क्या होता है, सम एलिमेंट ऑफ दिस प्लस सम एलिमेंट ऑफ दिस, ये कोई कंडीशन नहीं होती कि एक ही वे में एक्सप्रेस करो, जितने मर्जी वेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो लीनियर सम तो बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट सम नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिसजॉइंट सबस्पेसेस। नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो होगा क्या इसके अंदर। जॉइंट क्या होता है हमारे पास, जॉइंट किसे बोलते हैं, जो जुड़ा हुआ होता है। अगर उसके आगे मैं डिस लगा दूं तो क्या बन जाएगा, जो जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा सबस्पेस, ठीक है। ऐसे सबस्पेसेस जो जुड़े हुए ना हो। और डेफिनेशन अब प्रॉपर देखते हैं क्या, लेट V/F बी अ वेक्टर स्पेस, two subspaces W1 and W2 of V are said to be disjoint if their intersection is zero subspace। की इंटरसेक्शन में इनकी जीरो के अलावा कुछ और ना आए तो सबस्पेस कैसे हैं, डिसजॉइंट है। आ गया ना, इंटरसेक्शन मीन्स उनका कॉमन में कुछ आ ही नहीं रहा, जीरो के अलावा कुछ और नहीं आ रहा, मतलब वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे, आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। तो ऐसे सबस्पेस को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सबस्पेसेस, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, डायरेक्ट सम में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि एक तो लीनियर सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके हर एक एलिमेंट, और क्या पढ़ा हमने कि वो जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक होना चाहिए। तो आपके लिए क्या ये चीज़ आसान है कि बार बार वो चीज़ चेक करना कि वो यूनिक है एक्सप्रेशन या नहीं है, मुश्किल है ना। तो इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम बनी है जिससे हम ये चेक कर सकें कि
कोई वेक्टर स्पेस किसी सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम है या नहीं है। तो थ्योरम क्या बनी है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ वेक्टर स्पेस V over F to be a direct sum of its subspaces W1 and W2 are that first is V is equals to W1 plus W2, second is W1 intersection W2 is equals to singleton 0। क्या कहना चाह रहे हैं, V over F कोई वेक्टर स्पेस है और W1 W2 इसके सब स्पेसिस हैं। अगर V इन दोनों का डायरेक्ट सम है तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ज़रूर होंगी। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो सब स्पेसिस वेक्टर स्पेस के साथ इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो V क्या बन जाएगा, उन दोनों सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम बन जाएगा। दोनों तरफ से आपको प्रूव करनी है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई। सिर्फ मतलब आगे के लिए आपका काम क्या आसान हो गया, डायरेक्ट सम आपको प्रूव करना है, सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, देखो नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि V क्या है, डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। डायरेक्ट सम है तो बाय डेफिनेशन हमें चलना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या कहती है कि V को हम लीनियर सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो हर एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी है, यूनिक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मैंने डायरेक्ट सम एज्यूम कर लिया, मुझे प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इन दोनों में से एक कंडीशन तो होगी हमारी सेटिस्फाई बाय डेफिनेशन। मुझे अब मेन काम प्रूव क्या करना रह गया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, सिंगलटन 0 के इक्वल है। अगर मैं आर्बिट्रेरी एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट लेके देखूँ इंटरसेक्शन से और उसको एंड में 0 के इक्वल शो कर दूँ तो मेरा क्या प्रूव हो जाएगा कि इसकी इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ही 0 के इक्वल चला जाए तो इट मीन्स 0 के अलावा कुछ नहीं है इंटरसेक्शन में। तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट नॉन जीरो एज्यूम करके लिया कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट है V जो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में। इंटरसेक्शन में जाने का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट सेट में भी वो बिलोंग कर रहा है और सेकंड में भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों सब स्पेसिस में बिलोंग कर रहा है तो वेक्टर स्पेस में तो जाएगा ही, वेक्टर स्पेस तो बड़ा सेट है और ये उससे छोटे सेट है। तो V मेरा कैपिटल V से जा रहा है और इस V को मैं कैसे लिख पा रही हूँ, 0 प्लस V लिख सकती हूँ, जहाँ पे 0 कहाँ से आ रहा है, W1 से, और ये V कहाँ से आ रहा है, W2 से। ठीक है, और इसी V को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ V प्लस 0, यहाँ पे ये V आ रहा है W1 से और ये 0 कहाँ से आ रहा है, W2 से। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि इसी V को मैं कितनी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है। एक से ज़्यादा फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया ना, किसका एलिमेंट, V का एलिमेंट। लेकिन V क्या है, डायरेक्ट सम है इसका। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या थी कि V का हर एक एलिमेंट सम की फॉर्म में सिर्फ एक ही वे में एक्सप्रेस हो सकता है, एक से ज़्यादा वे में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमने 2 वे में एक्सप्रेस करके दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने क्या माना कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब वो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, वो कौन है, 0 ही है। तो इसका मतलब जो W1 इंटरसेक्शन W2 है किसके इक्वल आ जाएगा, सिंगलटन 0 के इक्वल। ठीक है, अब सफिशिएंट कंडीशन में हमने क्या मान लिया कि वेक्टर स्पेस और सब स्पेसिस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। प्रूव क्या करना है, V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। डायरेक्ट सम के लिए लीनियर सम तो बन गया। अब मेरा काम क्या रह गया, सिर्फ मुझे ये प्रूव करना है कि V का हर एक एलिमेंट इसके सम की फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। तो हो जाएगा बाय डेफिनेशन मेरा डायरेक्ट सम। तो हमने क्या लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया कैपिटल V से, V ले लिया। अब कैपिटल V से लिया है, मुझे प्रूव क्या करना है, यूनिक प्रूव करना है ना। तो मैंने उल्टा मान लिया कि यूनिक नहीं है। यूनिक ना होने का क्या मीनिंग कि एक से ज़्यादा वे में एक्सप्रेस कर पाओगे इसके एलिमेंट को। तो हमने मान लिया कि इसका एलिमेंट एक बार तो ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम W1 प्लस W2 की फॉर्म में, जहाँ पे W1 यहाँ से आ रहा है और W2 यहाँ से आ रहा है। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन हमने क्या मान ली, W1 डैश प्लस W2 डैश, जहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमने उल्टा मान लिया कि एक्सप्रेशन वो जो है वो यूनिक नहीं है, एक से ज़्यादा वे में एक्सप्रेस हो सकता है। अब देखो V इसके इक्वल है और यही V इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लिख दिया आपस में इक्वल। फिर W1 वाले टाइप वाले सारे एलिमेंट एक साइड कर लिए, W2 टाइप वाले एक साइड कर लिए। ठीक है, अब W1 W2 क्या थे, सब स्पेसिस थे। और अगर इनमें कोई एलिमेंट जा रहे हैं, सब स्पेस का क्या मीनिंग है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, सब कुछ उसमें चला जाएगा। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी कहाँ जाएगी, W1 में। ऐसे ही W2 में अगर ये एलिमेंट जा रहे हैं तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी कहाँ जाएगी, W2 में ही, क्योंकि W2 क्या है, सब स्पेस है, क्योंकि पीछे हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए ही हैं। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट मेरा कहाँ बिलोंग कर गया, W1 में, और ये वाला एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, W2 में। ठीक है,
और ये दोनों हैं आपस में इक्वल, एक W1 में गया एक W2 में गया। इसका मतलब अगर ये W2 में गया, ये है इसके इक्वल, तो इसका मतलब, और ये W1 में जा रहा है, इसका मतलब ये भी W1 में जा रहा है और ये वाला एलिमेंट भी W2 में जा रहा है, क्योंकि आपस में इक्वल है। अगर किसी एक में चले गए तो दूसरे में तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ये एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि ए बी के इक्वल है, ए मेरा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और बी मेरा कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है तो आपस में इक्वल। तो मैं बोल नहीं सकती कि ये ए और ए इज इक्वल्स टू बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी से, इन दोनों में कॉमन जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 से। ठीक है, लेकिन W1 इंटरसेक्शन W2 है किसके इक्वल, सिंगलटन जीरो के इक्वल। इसका मतलब इन एलिमेंट्स को भी किसके इक्वल जाना पड़ेगा, सिंगलटन जीरो के इक्वल जाना पड़ेगा। जैसे ये एलिमेंट जीरो के इक्वल गया, W1 किसके इक्वल आ गया, W1 डैश के इक्वल। जैसे ये एलिमेंट जीरो के इक्वल गया, W2 किसके इक्वल आ गया, W2 डैश के इक्वल। जैसे ये आपस में इक्वल आए तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हम नॉट यूनिक मान के चल रहे थे वो कैसी होगी, सेम ही आ गई रिप्रेजेंटेशन। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो रिप्रेजेंटेशन कैसी हो गई, ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, यूनिक हो गया। कि मतलब इसका आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा रहे हो तो वो यूनिकली ही एक्सप्रेस हो रहा है इसके और इसके सम की फॉर्म में। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, यही थी। प्रूफ हमें क्या करना था, यही करना था कि डायरेक्ट सम है। तो बाय डेफिनेशन हमारा क्या प्रूव हो गया कि V क्या है, डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। अब स्टूडेंट इसके 3 ही न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके डाल दूंगी और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।